आधी रात को तीन परियां किसी जंगल में रास्ता भटक गई। लगता है हम लोग किसी गलत रास्ते पर आ गए हैं। लगता नहीं, हम लोग सच में रास्ता भटक गए हैं। पता नहीं अचानक कहाँ आ गए हम। चलो थोड़ा अंदर की तरफ चलते हैं, हो सकता है रास्ता मिल जाए। अंधेरे की वजह से कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। बिल्कुल सही कहा तुमने, चलो अंदर चलते हैं। तीनों परियां उड़ते हुए जंगल के और अंदर पहुंच गई। अचानक उन्हें एक बहुत पुराना चमकता हुआ महल जैसा कुछ दिखाई दिया। तीनों वहीं रुक गई। वो देखो, इस जंगल में कितना सुंदर महल है, बहुत पुराने जमाने का लग रहा है। चलो अंदर चलकर देखते हैं, शायद कोई हमारी मदद कर दे। तीनों परियां उड़ती हुई किसी तरह उस महल के अंदर पहुंची। वहां पर उन्होंने देखा एक चुड़ैल चक्की चला रही थी। वो बस चक्की घुमाती जा रही थी और तरह तरह के पकवान खुद ब खुद निकलते जा रहे थे। मिठाइयाँ, जलेबी, पूरी, सब्जी और भी बहुत सारी चीजें। ये क्या, ये चुड़ैल चक्की में कुछ डाल नहीं रही है, सिर्फ घुमा रही है, फिर भी तरह तरह के पकवान बाहर निकल रहे हैं। लगता है इसके पास जादुई चक्की है। ऐसा करते हैं, अभी इसके पास नहीं जाते हैं, चलकर कहीं छुप जाते हैं। जैसे ये चुड़ैल सो जाएगी वैसे ही हम ये चक्की चुरा लेंगे, फिर इस संसार में कोई भूखा ही नहीं रहेगा। हाँ, ये सही कहा तुम लोगों ने। वैसे भी चुड़ैल इस चक्की का इस्तेमाल अपने खुद के फायदे के लिए ही तो करती होगी। उस चुड़ैल ने उनकी बातें सुन ली। अचानक उसने जादू से अपने हाथ लंबे किए और तीनों परियों को घसीटकर अपने पास बिठा लिया। अब वो चुड़ैल उन तीनों परियों के साथ क्या करेगी? उस चमत्कारी चक्की का राज क्या था? बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें कहानी को शुरू से जानना होगा। आज से कई साल पहले गांव ढोलकपुर में सेठ धनीराम अपनी पत्नी कौशल्या के साथ एक बहुत बड़ी महल जैसी हवेली में रहता था। उसकी बूढ़ी माँ हवेली के एक कमरे में 24 घंटे बैठी रहती थी और खाली चक्की चलाया करती थी। एक रोज कौशल्या सेठ धनीराम के लिए खाना लेकर आई। ये लीजिए, खाना खा लीजिए। अरे कौशल्या, एक बार तुम भी कोशिश करके देख लो। इतने साल बीत गए, माँ उस कमरे से बाहर ही नहीं निकली। उन्हीं की वजह से मुझे कमरे के अंदर ही शौचालय बनवाना पड़ा। उस चक्की में वो कुछ डालती भी नहीं है, ऐसे ही चलाया करती हैं। जब वो आपकी बात नहीं मानी तो मेरी बात कैसे मान लेंगी? मैं उन्हें उनके कमरे में ही खाना देकर आती हूँ। अरे नहीं कौशल्या, आज मैंने ठान लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए माँ को बाहर लेकर ही आएंगे, चाहे फिर उसके लिए मुझे उनके साथ गलत व्यवहार ही क्यों ना करना पड़े। चलो मेरे साथ, पहले हम दोनों उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसा आप कहें। माँ, चलिए बाहर चलकर एक साथ खाना खाइए, हम आपको लेने आए हैं। बेटा, तुम फालतू की कोशिश करते रहते हो। मैं अपने चक्के चलाना कभी नहीं छोड़ सकती और ना ही इससे कभी दूर जा सकती हूँ। हर रोज की तरह मेरा खाना मुझे यही दे दो। नहीं सासू माँ, आज आपको हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। आज मैं पहली बार आपसे कह रही हूँ, अपनी बहू की बात तो आपको माननी पड़ेगी। नहीं बहू, जब मैंने आज तक अपने बेटे की बात नहीं मानी तो तुम्हारी बात कैसे मानूंगी? जिद मत करो। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं खाना खा लूं तो मेरा खाना यहीं लाकर रख दो, मैं तो बाहर नहीं जाने वाली। ठीक है माँ, अगर आप ऐसे नहीं चलेंगी तो मैं आपको घसीट कर ले जाऊंगा। इतना बोलकर धनीराम ने अपनी माँ को पकड़ा और उसे घसीटने लगा, लेकिन वो 1 इंच भी नहीं हिली। ये क्या हो रहा है? मैं माँ को हिला क्यों नहीं पा रहा हूँ? बेटा, मैंने कहा ना, फालतू की कोशिश करना छोड़ दो। मैं अपनी चक्की छोड़कर नहीं जा सकती, मैं कोई जरूरी काम करती हूँ इसके साथ। सासू माँ, इस उम्र में भी आप इतनी भारी हैं कि सेठ जी आपको हिला भी नहीं पा रहे हैं। और वैसे इस चक्की से कुछ निकलता तो है नहीं, बेवजह क्यों चलाया करती है? ज्यादा सवाल जवाब मत करो, तुम दोनों जाओ यहाँ से। अब तो मैं खाना भी नहीं खाऊंगी। ठीक है, मैं दूसरी तरीके से आपको यहाँ से ले चलता हूँ। कौशल्या, तुम जरा मेरे साथ चलो और अपनी कोई पुरानी साड़ी मुझे दो। पुरानी साड़ी का आप क्या करेंगे? क्या पहनकर सासू माँ के सामने नाचेंगे? ये करने से भी सासू माँ बाहर नहीं चलेंगी। अरे तुमसे मैं जितना कह रहा हूँ उतना करो। ठीक है, चलिए मैं आपको अपनी कोई पुरानी साड़ी देती हूँ। तो कौशल्या ने अपनी एक पुरानी साड़ी धनीराम को दे दी। वो साड़ी लेकर धनीराम वापस कौशल्या के साथ अपनी माँ के कमरे में आया। फिर उसने साड़ी का एक सिरा अपनी माँ के दोनों हाथों में जोर से बांध दिया और फिर उसे घसीटने लगा, लेकिन फिर भी उसकी माँ हिल नहीं रही थी। ये आखिर हो क्या रहा है? कौशल्या, तुम भी पकड़ कर खींचो। तो अब दोनों पति पत्नी वो साड़ी पकड़कर खींचने लगे, लेकिन सेठ धनीराम की माँ 1 इंच भी आगे नहीं हिली। दोनों के पसीने छूट गए पर उसकी माँ टस से मस नहीं हुई। दोनों थक हार कर फिर से खड़े हो गए। तुम दोनों क्या, चाहे पूरे गांव को बुला लो, वो सब मिलकर भी मुझे यहाँ से हिला नहीं सकते। सेठ जी, मुझे लगता है सासू माँ के अंदर कोई शक्ति आ गई है।
इनसे उलझना ठीक नहीं है। हाँ हाँ कौशल्या, मैं भी हैरान हूँ इस बात से। ऐसा करो, चुपचाप इनका खाना लाकर यही दे दो। आज के बाद हम कोशिश भी नहीं करेंगे इन्हें बाहर निकालने की। तो कौशल्या ने उन्हें खाना लाकर वही दे दिया। फिर उसकी माँ ने खाना खाया और खाना खाकर एक बार फिर से चक्की चलाने लगी। मैं जब तक जिंदा हूँ ये चक्की चलाना नहीं छोड़ूंगी, वरना मेरा मकसद पूरा नहीं होगा। खैर उसके बाद दोनों सेठ सेठानी बाहर आए, खा पी कर सो गए। अगले दिन सुबह सुबह धनीराम गांव में घूमने के लिए बाहर निकला। तभी उसने दूर से देखा कुछ गांव वाले उसके बारे में बातें कर रहे थे। हर बार की तरह इस बार भी हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई। बड़ी मुश्किल से रिश्तेदारों से पैसे उधार लेकर धान बोए थे, सबके सब तहस नहस हो गए। अब तो मैं भी हिम्मत हार गया हूँ बेटा। पिछले 3 साल से इस गांव में अकाल पड़ा हुआ है, पर कोई हमारी मदद नहीं कर रहा। काका, मेरे घर में तो अब खाने को भी नहीं बचा। कई सालों से बारिश भी नहीं हो रही, पास की नदी भी सूख गई है। पीने के लिए पानी कहाँ से लाएंगे? अब तो हमारी सिर्फ एक ही उम्मीद है, सेठ धनीराम। उनके पास बहुत सारा धन है, अनाज के भंडार है, किसी चीज की कमी नहीं है। वो हमारी मदद जरूर करेंगे। सेठ धनीराम दूर से उन सबकी बातें सुन रहा था। वो मन ही मन सोचने लगा, मैंने इतना सारा धन और अनाज का भंडार इन भिखारियों के लिए थोड़ी ना बचा के रखा है, लेकिन इन सबके सामने अच्छा बनने का नाटक तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं कमाता भी तो इन्हीं लोगों से हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतना बोलकर सेठ धनीराम अपने गोदाम में चला गया, जहाँ पर ढेर सारे अनाज की बोरियां रखी हुई थी। वहाँ पर उसके कुछ आदमी भी मौजूद थे। तभी उसका मुनीम बोला, क्या हुआ सेठ जी? अचानक गोदाम में कैसे आना हुआ? समझ गया, गांव में अकाल पड़ा हुआ है, इसलिए इस अनाज का इस्तेमाल आप गांव वालों की भलाई के लिए करना चाहते हैं। मुनीम, तुम कभी कभी कुछ ज्यादा ही समझदार बनने लगते हो। अरे आखिर मुनीम किसका हूँ? अच्छा तो बताओ, मैं उन लोगों की भलाई कैसे करूँगा? अरे सेठ जी, गांव वाले भूखे मरने की कगार पर हैं, लेकिन आप उन्हें भूखे नहीं मरने देंगे। ये सारा अनाज आप गांव वालों में बांट देंगे, जिससे गांव वाले बच जाएंगे। इससे आपका भी तो फायदा होगा, गांव वाले आपको भगवान मानने लगेंगे। मुनीम, इसीलिए तो तुम अभी तक सेठ नहीं बन पाए। बूढ़े हो गए लेकिन अभी तक मुनीम ही हो। भगवान बनने से कोई फायदा नहीं, धनवान बनने में फायदा है। तो फिर आप यहाँ आए क्यों हैं? आप ही बता दीजिए, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? देखो, अगर मैं सारा गोदाम गांव वालों में बांट दूंगा तो हमारा क्या होगा? ऐसा करो, ये सारा अनाज इस गोदाम के नीचे मौजूद तहखाने के अंदर डलवा दो, और जब ऊपर गोदाम खाली हो जाए तो उसमें आग लगवा दो। इससे गांव वालों की सहानुभूति भी मिल जाएगी और हमारा अनाज भी बच जाएगा, क्योंकि गांव वाले आज शाम तक भीख मांगने आएंगे ही। अरे सेठ जी, हमारे पास इस अनाज के अलावा ढेर सारे गहने, करोड़ों की दौलत भी तो है। अगर थोड़ा सा अनाज गांव वालों को दे देंगे तो क्या चला जाएगा आपका? अनाज न सही, थोड़ी बहुत उनके पैसों से ही मदद कर दीजिए, ताकि ट्यूबवेल से पानी लगवाकर वो खेती किसानी कर सके। बारिश ना होने की वजह से ही अकाल पड़ा है सेठ जी, और गांव वालों के पास अब पैसे भी नहीं बचे हैं। तुम्हें गांव वालों के बारे में कुछ ज्यादा ही पता रहता है, जितना मैंने कहा है उतना जल्दी से करो। ज्यादा से ज्यादा आदमी लगाकर 1 घंटे के अंदर सारा अनाज नीचे तहखाने में डलवा दो। ठीक है सेठ जी, जैसा आपकी आज्ञा। तो धनीराम इतना बोलकर वहाँ से चला गया। उसके बाद मुनीम मन ही मन सोचने लगा, मैंने तो सोचा था कि मेरा सेठ बड़े दिल वाला है, पर ये तो 1 नंबर का कंजूस निकला। इसी वजह से इसकी माँ पागल हो गई, दिन भर कमरे में बैठकर चक्की चलाया करती। खैर, मैं तो एक नौकर हूँ, अपने मालिक की आज्ञा का पालन करना ही मेरा कर्तव्य है। तो मुनीम ने आदमी बुलाकर 1 घंटे के अंदर ही सारा अनाज सुरक्षित तरीके से नीचे तहखाने में रखवा दिया।
और ऊपर का गोदाम पूरी तरह से खाली हो गया। 1 घंटे बाद सेठ धनीराम जब गोदाम आया तो पूरा गोदाम खाली था। मुनीम, गांव वाले आते ही होंगे। अब जल्दी से गोदाम में थोड़ी सी आग लगा दो ताकि गांव वालों को दिखाई दे जाए। जैसे ही गांव वाले चले जाएं, वैसे ही आग बुझा देना। ठीक है सेठ जी। वही दूसरी तरफ गांव वाले सेठ धनीराम के गोदाम की तरफ ही आ रहे थे और रास्ते में बातें कर रहे थे। बेटा, दोपहर हो गई है। सेठ धनीराम इस वक्त अपने गोदाम में ही होंगे। चलो उनसे ही मदद मांगते हैं, वरना हमारा परिवार भूखा मरने लगेगा। फिर जब हमारी फसल उगेगी कभी, तब उनका सारा अनाज सूद सहित वापस कर देंगे। लेकिन जैसे ही गांव वाले सेठ धनीराम के गोदाम के सामने पहुंचे तो देखा कि धनीराम जोर जोर से रो रहा था। मुनीम भी वही मौजूद था। अरे मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा रे, मैं सड़क पर आ गया। अब मैं अपनी माँ और बीवी को क्या खिलाऊंगा? अरे मेरा सारा धन, सारा अनाज, सब कुछ गोदाम में सुरक्षित रखा था, लेकिन सब कुछ जलकर राख हो गया। हे भगवान, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अरे सेठ जी, आपके गोदाम में ये आग कैसे लग गई? पता नहीं मनोज, ये आग कैसे लगी। जब मैं गोदाम में आया तो मेरा ये मुनीम बेचारा बाहर बैठकर रो रहा था। हमने आग बुझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। न जाने कौन दुश्मन है मेरा। सेठ जी, इस गांव में आपका तो कोई दुश्मन है ही नहीं। सभी आपसे प्रेम करते हैं। हम तो आपसे ही मदद मांगने आ रहे थे, लेकिन आप तो पहले ही कंगाल हो गए। लगता है अब कुछ ही दिनों बाद ये गांव वीरान हो जाएगा, क्योंकि हम सब मर जाएंगे। आप लोगों की तो कोई ना कोई मदद कर ही देगा। आप लोग किसी से भी उधार मांग लोगे, लेकिन मैं इतना बड़ा सेठ होकर उधार मांगता हुआ अच्छा भी नहीं लगूंगा। इसलिए मैं अपने परिवार सहित आप लोगों से पहले ही शायद भगवान के पास पहुंच जाऊंगा। मुनीम, तुम अपने घर जाओ। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है भाई। मैं घर जाता हूँ और कौशल्या को सारी बात बताता हूँ। सेठ जी, परेशान मत होइए। हम सब गांव वाले हमेशा आपके साथ हैं। अब तो पूरा गांव कंगाल हो गया। जो भी होगा, मुसीबत का सामना हम सब साथ मिलकर करेंगे। फिलहाल आप अपनी हवेली जाइए। खैर सेठ धनीराम अपनी हवेली की तरफ चल पड़ा। मुनीम भी बेचारा अपने घर जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ हवेली में अपने कमरे में बैठी हुई सेठ धनीराम की माँ की आंखें गुस्से से लाल हो गई। मैं, मेरे पति, मेरे सास ससुर और पुरानी जितनी भी पीढ़ियां थी, वो सब भगवान के भक्त नहीं थे, बल्कि इस पूरे कायनात के भक्त थे। आज मेरे बेटे ने लालच में आकर गांव वालों से झूठ बोला, उनकी सेवा नहीं की, इसलिए अब मेरे बेटे का इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। उसे जाना ही होगा, क्योंकि वो इस परीक्षा में असफल हो गया। खैर थोड़ी देर बाद से धनीराम अपनी हवेली पहुंचा और कौशल्या को सारी बात बता दी। हे भगवान, ये सब अचानक कैसे हो गया? मैं सासू माँ को इस बारे में बता कर आती हूँ। अरे उनको बताने से क्या फायदा कौशल्या? उनका तो दिमागी संतुलन हिल चुका है। चाहे पूरी दुनिया तहस नहस हो जाए, वो तो अपने कमरे से निकलने नहीं वाली। उन्हें कुछ मत बताओ, अब जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन उस रात सेठ धनीराम की तबीयत अचानक बिगड़ गई और सुबह तक वो ये दुनिया छोड़कर चला गया। कौशल्या रोते हुए अपनी सास के कमरे में गई। सासू माँ, आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, अब तो बाहर चलिए, उन्हें अंतिम विदाई देनी है। बेटी, जिसको जाना होता है वो चला ही जाता है, लेकिन मैं इस कमरे से नहीं निकलने वाली। मैं चक्की चलाना नहीं बंद कर सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। लगता है सासू माँ सच में पागल हो गई है। अब मैं इनका अंतिम संस्कार कैसे करूँ? गाँव वालों से मदद लेती हूँ। तो कौशल्या ने गांव वालों की मदद से अपने पति का अंतिम संस्कार करवा दिया। अब बेचारी कौशल्या इतनी बड़ी हवेली में अकेले रह गई, क्योंकि उसकी सास तो बंद कमरे में 24 घंटे चक्की ही चलाया करती थी। एक ही दिन में ये सब क्या हो गया भगवान? गोदाम में आग लग गई और मेरे पति भी चल बसे। वहीं दूसरी तरफ अपने कमरे में कौशल्या की सास चक्की चलाते हुए मन ही मन सोचने लगी।
मेरा बेटा तो लालची निकला, इसीलिए उसे उसके कर्मों का फल मिल गया। अब देखना ये है कि मेरी बहू क्या कदम उठाती है। खैर रात में कौशल्य जब अपनी सास को खाना देने आई तब उसकी सास ने बोला, बहू गांव वाले भूखे मर रहे हैं, उनके लिए कुछ करो। हाँ सासू माँ, मैंने देखा गांव वालों के घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। उन्होंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया, किसी तरह पानी पीकर ही जिंदगी गुजार रहे हैं। बारिश न होने की वजह से सारे पेड़ पौधे भी सूख रहे हैं और सबकी फसलें भी बर्बाद हो रही है। बहू तुम एक बार गोदाम के अंदर जाओ, देखो शायद कुछ मिल जाए जिससे तुम उनकी मदद कर सको। ठीक है सासू माँ, आप खाना खा लीजिए, मैं एक बार गोदाम में जाकर देखती हूँ। अपनी सास की आज्ञा का पालन करते हुए कौशल्या गोदाम में गई। गोदाम तो जलकर राख हो चुका था, दीवारें काली हो चुकी थी। मुनीम बेचारा अकेले बैठा था। कौशल्या के पहुंचते ही मुनीम खड़ा हो गया। अरे सेठानी जी, आप पहली बार यहाँ? मुनीम जी, कुछ भी करके हमें गांव वालों को बचाना है। इस गोदाम में क्या कुछ भी नहीं बचा? जो है आपके सामने है सेठानी जी, सब कुछ जलकर राख हो गया है। अगर सचमुच सब कुछ जलकर राख हो गया है मुनीम जी, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? खाली गोदाम की रखवाली कर रहे हैं क्या? अब मुनीम कुछ बोल ही नहीं पाया। ऐसे चुपचाप रहने से काम नहीं चलेगा मुनीम जी। क्या आप नहीं चाहते कि इन गांव वालों की मदद हो? आपके चेहरे को देखकर लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। हाँ सेठानी जी, मैं आपसे छिपा रहा हूँ। ये आग मैंने सेठ जी के कहने पर ही लगाई थी, लेकिन जरा सा भी नुकसान नहीं हुआ है। सारा अनाज नीचे तहखाने में सुरक्षित रखा है। ये सुनकर कौशल्या दंग रह गई। ये क्या कह रहे हो तुम? सेठ जी ने आखिर ऐसा किया क्यों था? सेठानी जी, मैं तो एक नौकर हूँ, मुझे तो अपने सेठ जी की आज्ञा का पालन करना ही था, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा था ये सब करने का। दरअसल सेठ जी गांव वालों की मदद नहीं करना चाहते थे, वरना उनका बहुत नुकसान हो जाता। इसी वजह से उन्होंने ये सब ढोंग किया था और शायद भगवान ने उन्हें इसी बात की सजा दी है। मैं सेठ जी के बारे में ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो इतने लालची हो जाएंगे। खैर मुनीम जी, जल्दी से तहखाने से सारा अनाज निकालो और पूरे गांव में बांट दो, क्योंकि पूरा गांव हमारा परिवार है। कौशल्या के मुंह से ये बात सुनकर मुनीम बहुत खुश हो गया और बोला, जेठानी जी, आप तो बहुत बड़े दिल वाली हैं। आपका स्वभाव सेठ जी से बिल्कुल अलग है। मैं अभी ये सारा अनाज पूरे गांव में बंटवा देता हूँ। तो मुनीम ने सारा अनाज निकालकर गांव वालों में पहली सुबह ही बंटवा दिया। इतना सारा अनाज पाकर गांव वाले बहुत खुश हुए। वो सेठानी जी का धन्यवाद अदा करने हवेली पहुंच गए। बहू, हमें नहीं पता कि ये अनाज कहाँ से आया, लेकिन आपने जो हमारे लिए किया है उसके लिए दिल से धन्यवाद। गांव वालों, मुझसे जितना हो सकेगा मैं उतना आप लोगों के लिए करूंगी। वही दूसरी तरफ कौशल्या की सास अपने कमरे में बैठकर ये सब देख रही थी। खुशी हुई है जानकर कि बहू मेरे बेटे जैसी नहीं है। जाने से पहले ये चक्की मैं उसके हवाले करके जाऊंगी। पहले तो ये चक्की मैं अपने बेटे के ही हवाले करने जा रही थी, पर अब वो इस लायक था ही नहीं। तो ऐसे ही वक्त बीतने लगा, लेकिन कुछ महीनों बाद वो अनाज भी खत्म हो गया। अब कौशल्या के पास गांव वालों को देने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसने एक रोज अपने मुनीम से कहा, मुनीम जी, मेरे पास जितने भी गहने हैं वो सब बेचकर जितना भी धन इकट्ठा होता है वो सब बराबर इन गांव वालों में बांट दीजिए। सेठानी जी, आपके लिए दिल से दुआ निकलती है। आप तो साक्षात देवी का स्वरूप हैं। भला गांव वालों के लिए इतना कौन करता है। तो इस तरह कौशल्या ने धीरे धीरे अपना सब कुछ बेचकर गांव वालों में बांट दिया। अब उसके पास सिर्फ हवेली ही बची थी। फिर एक रात उसकी सास ने कौशल्या को अपने कमरे में बुलाया। बहू, ये चक्की कोई साधारण चक्की नहीं है। कई वर्षों से मैं इसे यूं ही नहीं चला रही हूँ। लगातार कई वर्षों से चलते चलते इसमें एक अद्भुत शक्ति आ गई है। कैसी अद्भुत शक्ति सासू माँ? अभी दिखाती हूँ। इतना बोलकर कौशल्या की सास चक्की चलाने लगी। तभी अचानक उस चक्की से रंग बिरंगी रोशनी के साथ साथ ढेर सारे सोने के सिक्के बाहर निकलने लगे। ये देखकर कौशल्या दंग रह गई। अरे सासू माँ, इस चक्की से तो लगातार सोने के सिक्के निकल रहे हैं, ये कैसे? बहू, मैं इतने दिनों से इसमें यही शक्तियाँ तो डाल रही थी। अब ये चक्की जादुई चक्की बन चुकी है। हमारे पूर्वज भी इसमें मेरी मदद कर रहे थे अदृश्य रूप से। अब मैं ये चक्की तुम्हें सौंपती हूँ, क्योंकि तुम ही इसके असली हकदार हो। इन पैसों से गाँव वालों की मदद करना। सासू माँ, क्या मेरे चक्की चलाने से भी इसमें से पैसे निकलेंगे? हाँ बहू, इस चक्की को कोई भी चलाए पैसे ही निकलेंगे। ये लो, संभालो इस चक्की को। कौशल्या को चक्की देकर पहली बार उसकी सास अपने कमरे से बाहर निकली। कौशल्या भी वो चक्की लेकर अपने कमरे में चली गई।
क्या बात है, सासू माँ ने तो पैसे पैदा करने वाली जादुई चक्की बना दी। और दूसरी हैरानी वाली बात ये है कि मेरे सामने पहली बार सासू माँ अपने कमरे से बाहर निकली। अब मैं रात भर चक्की चलाकर ढेर सारे पैसे इकट्ठा करूंगी और गांव वालों की मदद किया करूंगी। तो उस दिन के बाद कौशल्या हर रोज रात भर चक्की चलाती थी और वो पैसे गांव वालों में बांट देती थी। अब गांव में किसी को कोई समस्या नहीं थी, सब कौशल्या को देवी मानने लगे थे। लेकिन एक रात चक्की चलाते हुए कौशल्या के मन में लालच आ गया। अब तो गांव वालों के पास ढेर सारे पैसे हो ही गए हैं, वो खेती भी करने लगे हैं, उन पैसों से सबका कर्जा भी निपट गया। अब ये चक्की सिर्फ मेरे काम आएगी। सासू माँ की तो उम्र हो चली है, वो ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। तो एक काम करती हूँ, ये चक्की लेकर मैं दूर कहीं शहर निकल जाती हूँ और वहाँ पर बहुत बड़ा बंगला लेकर आराम से ऐश करूंगी। ढेर सारे नौकर चाकर होंगे मेरे। ये सुनते ही अपने कमरे में लेटी हुई कौशल्या की सास की आंखें खुल गई। जिसका डर था वही हुआ। बहू को लग रहा था वो इस चक्की के काबिल बन चुकी है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मैं उसकी परीक्षा ले रही थी। अब बहू का भी इस धरती पर रहने का कोई हक नहीं। तो अगली सुबह ही कौशल्या भी बुरी तरह बीमार हो गई और वो ये दुनिया छोड़कर चली गई। अब उसकी सास अकेले रह गई। फिर एक रोज गांव वाले उनसे मिलने उनकी हवेली आए। अम्मा जी, कौशल्या बहन कितनी अच्छी थी। वो ना होती तो आज ये गांव ना बच पाता। उनके हम पर बहुत एहसान है, इसलिए हम सब 24 घंटे आपके लिए खड़े हैं। कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो हमें बता देना। गाँव वालों, बेटे और बहू के जाने के बाद अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैं तो आप लोगों की उतनी सेवा कर नहीं पाऊंगी जितनी बहू करती थी। कोई बात नहीं बहन जी, अब हमें मदद की जरूरत भी नहीं है। खैर इतना बोलकर गांव वाले वहां से चले गए। रात में कौशल्या अपने अंधेरे कमरे में वही चक्की लेकर एक बार फिर से बैठ गई। आज जो करना है मुझे ही करना है। ये गांव तो समृद्ध हो गया। अब मैं दूर दूर गांव में गरीब बेसहारा लोगों को खाना खिलाया करूंगी। इस चक्के से पैसे निकलना अब बंद हो जाएंगे, क्योंकि पैसों से लोगों के मन में लालच आ जाता है। इतना बोलकर उन्होंने जैसे ही चक्की चलाई तो इस बार चक्की से पैसे नहीं बल्कि अच्छा अच्छा खाना बाहर निकलने लगा। स्वादिष्ट मिठाइयाँ, तरह तरह के व्यंजन निकल रहे थे। सारा खाना लेकर वो सुबह जल्दी अंधेरे में अपने गांव के बाहर गई और हर चौराहे पर उसने वो खाना रख दिया। सुबह जब कुछ गरीब बेसहारा लोग वहाँ से गुजर रहे थे तो उन्हें वही खाना मिल गया। हे भगवान, आपने तो चमत्कार कर दिया। बिना भीख मांगे ही हमें इतनी जल्दी नाश्ता मिल गया सुबह सुबह। चलो दोस्तों, पेट भर के खाते हैं। खाना बहुत स्वादिष्ट और ताजा लग रहा है। 56 प्रकार के व्यंजन हैं और ढेर सारी मिठाइयाँ भी। तो अब वो सुबह 5 बजे ही चक्की चलाती थी और जो भी खाना निकलता था वो हर गरीब बेसहारा के घर के सामने रख देती थी। कुछ खाना हर चौराहे पर देती थी, जिससे उन भिखारियों को भीख नहीं मांगनी पड़ती थी। पर कुछ ही महीनों बाद वो भी चल बसी। लेकिन मरने के बाद वो एक चुड़ैल के रूप में बदल गई और अपनी हवेली में वापस आ गई। इस चक्की को मैं किसी भी इंसान को नहीं सौंप सकती। जब मेरे बेटे और बहू ही इस काबिल नहीं थे तो मैं बाकी लोगों पर कैसे भरोसा कर सकती हूँ। इसलिए अब मैं चुड़ैल के रूप में हमेशा लोगों की सेवा किया करूँगी। तो इस तरह कहानी एक बार फिर से वर्तमान में वापस आ गई। वो चुड़ैल उन तीनों परियों को अपनी कहानी सुना चुकी थी। इसका मतलब ये जंगल पहले गांव हुआ करता था। हाँ, जो कहानी मैंने तुम तीनों को सुनाई वो आज से लगभग कई वर्ष पुरानी है। इसलिए मेरी इस चक्की को चुराने की कोशिश भी मत करना। नहीं चुड़ैल अम्मा, शायद हम तीनों की बातें आपने सही से सुनी नहीं। हम तीनों भी यही कह रहे थे कि आपकी जादुई चक्की चुरा लेंगे, फिर इस संसार में कोई भूखा नहीं रहेगा। हम तो उल्टा आपको गलत समझ रहे थे। हाँ चुड़ैल अम्मा, हम तीनों परियां हैं। हमें ईश्वर ने खुद परी बनाया है। हम भला लालच कैसे कर सकते हैं? हमारे पास तो वैसे भी जादुई छड़ी है, इससे हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ठीक है, आज से तुम तीनों मेरे साथ ही रहोगी और मेरे साथ मिलकर लोगों की सेवा करोगी। लगता है हम तीनों को भगवान ने जानबूझकर रास्ता भटका दिया था ताकि हमारी बाकी की जिंदगी लोगों की सेवा में बीते और हम इन चुड़ैल अम्मा की मदद कर सके। बेचारी कई वर्षों से अकेली ही रह रही थी। हाँ अम्मा, अब आप चिंता मत करो। अब हम चारों का ये परिवार बन चुका है। हम चारों मिलकर इस जादुई चक्की से लोगों का पेट भरेंगे। आप चक्की चलाना और हम तीनों लोगों को खाना बांटने जाया करेंगे। तो उस दिन के बाद वो चुड़ैल चक्की चलाती रहती थी और तीनों परियां सुबह सुबह उठकर हर गरीब घर के बाहर चुपके से रख दिया करती थी।